हेलो एवरीवन। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन है। सभी देशवासियों को हमारी ओर से इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है, जिसके अंदर हम कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, कंप्यूटर से संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं। तो आज के इस विशेष वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ और विश्व में कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत ने क्या क्या योगदान प्रदान किए हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा कि इस बार का टोक्यो ओलंपिक हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद रहा है। देश को स्वर्ण पदक दिलाने में नीरज चोपड़ा जी ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। साथ ही साथ बाकी टीम सदस्यों ने भी, जो एथलीट्स हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है। कुल 7 मेडल हमें प्राप्त हुए हैं, एक स्वर्ण के साथ। तो यह जो स्वतंत्रता दिवस की खुशियां हैं, इस गोल्ड के आने से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। चलिए, कौन सी लखनऊ? लखनऊ गर्ल का तो मैटर ही अलग है ना। उसे आप देश के साथ नहीं जोड़ सकते, वो एक अलग चीज है। चलिए ठीक है, अच्छी चीजें हैं, होना चाहिए। देखिए, 2 तरह के लोग हैं। पहले के लोग कहा करते थे कुछ लोगों को जाहिल गंवार या अनपढ़ गंवार लोग कहते थे, और आजकल कुछ लोग जो विशेष कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें मैं पढ़े लिखे जाहिल की उपाधि देना चाहूंगा, उनमें से हैं वो। ये जो नियम बने थे, ऐसा नहीं है अभी जो ये चीज चल रही है कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है, बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। तो वो जो संविधान बना था, वो संविधान बना था अनपढ़ गंवारों के लिए, जिन्हें समाज में बहुत सी, जिन्होंने कुरीतियां ला करके रखी हुई थी, जिसकी वजह से महिलाओं का विकास नहीं हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था। लेकिन अब ये जो कांड हुआ है ना, ये कांड पढ़े लिखे जाहिलों का है। तो ठीक है, वो दूसरा मैटर है, वो अलग चीज है। सरकार है, लोग हैं, सब समझदार हैं। निश्चय ही बहुत जल्दी उसके लिए कुछ व्यवस्थित कानून बनेंगे। लेकिन किसी एक व्यक्ति की किसी कृत्य की सजा सभी को नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है कि इस तरह से करने से बाकी लोगों में सुधार आएगा। अभी ये कुछ 1-2% ही लोग हैं जो इस तरह के हैं, जिन्हें हम पढ़े लिखे जाहिलों की उपाधि देते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया और उनके आगे तो सामान्य इंसान बिल्कुल कुछ है ही नहीं। जरूरी नहीं है कि वो एक लड़की हो, वो लड़का भी हो सकता है। तो इस तरह की पर्टिकुलर चीजें करना थोड़ा मुझे सही नहीं लगता। और चलिए ठीक है, जो भी कृत्य हुआ है वो तो सबके सामने है। एनीवे, हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत के प्रमुख योगदान क्या क्या है। तो सबसे चलिए बात करते हैं शुरुआत से। तो जैसे कि आप सभी को पता है, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। अब जब देश आजाद हुआ था, तो आपको पता है कि उस समय देश का बंटवारा भी हुआ था, और अंग्रेजों ने देश की जितनी भी धन संपदा थी, सब उन्होंने पहले ही खर्च कर दी थी, सब पहले वो लूट के ले गए थे। देश के सामने गरीबी, भुखमरी जैसे हालात थे। विभिन्न प्रकार की मूवीज में भी आपने देखा होगा कि क्या हालात बने थे जब देश हमारा आजाद हुआ था। बहुत ही ज्यादा गरीब था, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, हर चीज में बहुत ही पिछड़ा हुआ। उस वक्त से लेकर के आज के इस दौर में, जब हमारे पास सबसे ज्यादा इंजीनियर हैं, सबसे ज्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 2nd-3rd पोजीशन पे हम रहते हैं हमेशा, हमारे जो डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स की अगर हम काउंटिंग की बात करें, तो इतना जो चेंज आया वो कैसे आया उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। उद्योगों का विकास हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, सामाजिक जो दुराचार थे वो खत्म हुए। धीरे धीरे विकास कार्य प्रारंभ हुआ, और उसी में जिस पीढ़ी की हम बात करने वाले, कंप्यूटर वाला जो युग था, उसका प्रारंभ हो चुका था। 1946 में चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर जो था, एनिक जो है, लॉन्च हो चुका था, और वो अन्य देशों में तो बहुत सी उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा था, किंतु अभी भारत में उसका आगमन नहीं हुआ था। भारत में उसका
अगर बात करें तो 1956 में आगमन हुआ, लेकिन वो कौन सा कंप्यूटर था? वो था एनालॉग कंप्यूटर। 1956 अगर हम बात करें 60 के दशक की, तो उस समय कुछ संस्थाओं द्वारा एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अगर कंप्यूटर के भारत में आने की हम बात करें तो वहां पर हम बात करें 1970 की। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि भारत में जो है कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो हम वहां पर 1970 1970 ही टिक करेंगे। उसका विशेष कारण है, उसका विशेष कारण यह है कि उस समय पहली बार 1970 के दशक में पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा भारत में कंप्यूटर का आगमन हुआ। और बात करें उसके सार्वजनिक होने की, तो उसके लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक की विशेष भूमिका रही। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ने कंप्यूटर को जो है सार्वजनिक करने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहा। उसका विशेष योगदान प्राप्त हुआ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक का, जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा भारत में कंप्यूटर को सार्वजनिक किया गया। चरण चलता रहा। फिर अब चूंकि हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं थी जिससे हम बहुत सारी डेवलपमेंट कर सके, देश अभी धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा था, तो बढ़ते हुए जो अलग अलग उद्योग हमारे जो डेवलप होना स्टार्ट हुए, तो वो अन्य देशों से, विशेष करके अमेरिका से, वो चीजों को खरीदा करते थे, परचेस किया करते थे। तो 1980 के समय जब सुपर कंप्यूटर लॉन्च हो चुका था, तो सुपर कंप्यूटर के लिए भारत ने अमेरिका को प्रस्ताव भेजा उसे खरीदने के लिए, और कुल 30 करोड़ की राशि वहां पर तय की गई थी कंप्यूटर्स को खरीदने के लिए। लेकिन यहां पे अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका, चूंकि आप शुरू से जानते हैं अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा, और पाकिस्तान को तो आप जानते ही कि वो हमारा परम शत्रु ही है। बेटा हमेशा बाप को मारने के लिए तुला ही रहता है। चलिए ठीक है, वो जो भी चीजें रही हो, हम बात करें कंप्यूटर की, तो हम कंप्यूटर पे फोकस करें वापिस। तो पाकिस्तान को चूंकि ये आर्म्स वगैरह सप्लाई करते थे और ये चाहते थे कि अब जिसको, वही जाहिर सी बात है, जो आपका ग्राहक है, मुख्य ग्राहक है, जिसको आप बार बार कर रहे हैं, आप ज्यादा उसका सपोर्ट लोगे। अब कुछ बातों पे अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी बात माने, और भारत उसकी बात नहीं सुनता था, क्योंकि भारत जो है वो शुरू से गलत का विरोध करता रहा। हम हमेशा सत्य के लिए लड़ते रहे, सत्य के लिए लड़ते रहे, सत्य के साथ लड़ते रहे। तो भारत के विरोध किए जाने पर अमेरिका ने भी भारत को जो है सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। अब चूंकि उद्योगों का विकास के लिए जो है सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता थी, क्योंकि आधुनिकता बढ़ी जा रही थी, तो उस समय जब यहां से अमेरिका से ये प्रस्ताव हमारा कैंसिल हो गया, जो अस्वीकारित हुआ, जब उन्होंने हमें देने से मना कर दिया, तो 1984 के बाद CDAC की स्थापना हुई, जो तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा की गई। और इसका विशेष जो उद्देश्य था इसको गठन करने का, वो था सुपर कंप्यूटर्स बनाना, और जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को जो है ऊंचे पायदान तक ले जाना। और इसके लिए जो राशि, जो फंडिंग उसको की गई थी, वो फंडिंग बिल्कुल उतनी ही थी जितनी की अमेरिका से कंप्यूटर खरीदने के लिए तय की गई थी। उस राशि को लेकर के CDAC ने काफी प्रयास किया, जी तोड़ मेहनत की। CDAC के सभी वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत मुशक्कत की, और ध्यान से नोट कीजिएगा इस चीज को, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम, का विकास किया गया, उसकी इन्वेंशन किया गया। परम को इन्वेंट करने के बाद 1990 में जो सुपर कंप्यूटर्स के इवेंट होते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहां पर परम 8000, परम तो बन चुका था। अब 90 में परम का 1988 में परम हमारा डेवलप हो चुका था, और 1990 में एक कंपटीशन हुआ था सुपर कंप्यूटर्स का विभिन्न देशों के बीच में। तो वहां पर CDAC के वैज्ञानिकों ने परम 8000, परम 8000, ठीक है, ये वर्जन नेम है उसका, परम 8000, इसको लेकर के वहां उस जो कंपटीशन है वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया,
और वहां पर इन्होंने दिखाया कि भारतीय क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपनी क्षमता को वहां प्रदर्शित किया और पूरे विश्व को इंट्रोड्यूस कराया परम 8000 से, और सभी के द्वारा उसे विशेष सराहना प्राप्त हुई। अब एक डेट बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा, 1 जुलाई 1991। इस समय चूंकि परम सभी देशों द्वारा उसको काफी सराहना मिल चुकी थी, तो इसको जो है व्यावसायिक तौर पर लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 1991 को, जिसे सभी के लिए, सभी इंडस्ट्रीज में उसको यूज किया जा सकता था। वो आसानी से पेटेंट हो चुका था, उसे सेल भी किया जा सकता था। और उसके बाद जो चरण आए, वहां पर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत ने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की और एक बहुत ही ऊंचे मुकाम तक भारत ने अपने कंप्यूटर के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल किया। और इस सबका श्रेय जाता है जो उस समय प्रयास किया गया था सीडेक के द्वारा परम का निर्माण करके। वहीं से वहां पर बाकी वैज्ञानिकों को भी प्रेरणा मिली, जिसके चलते अब ये आधुनिकता हम देख पा रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि अभी कुछ समय पहले अमेरिका में जो है ना, वो रंग भेद का काफी चलन हो गया था, जहां पर गोरे लोग, जो वेस्ट इंडीज के जो लोग आए थे, वहां पे जो अश्वेत लोग थे, उनके साथ में जो है दुर्व्यवहार करते थे और उन्हें बहुत ही नीचा समझते थे, और उनमें काफी कुछ हिंसक घटनाएं भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी कि वहां पे उनके बीच में बहुत सारी हिंसक घटनाएं भी घटित हुई, बहुत से आंदोलन भी हुए। तो इसी के चलते क्या हुआ ना कि जो श्वेत थे, उन्होंने अश्वेतों के प्रति घृणा दिखाते हुए उन्होंने वहां पे साइकोलॉजिस्ट को बुलाया और एक टीम बना करके उन्होंने एक जो है तो वहां पर जो है ना एक सर्वे किया। सर्वे का तो उद्देश्य पहले से उनका फिक्स था, वो अपने आप को जो है श्वेत जो थे अश्वेत लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहते थे। मतलब जो लोग गोरे थे वो अश्वेत, जिनका रंग गोरा नहीं था, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, उनको जो है नीचा दिखाने के लिए वो उन्होंने सर्वे किया। जो साइकोलॉजिस्ट थे वहां के, उसकी एक टीम ने, और वहां पे एक बहुत ही विशेष बात पता चली। बात ये पता चली कि उन्होंने जो सर्वे किया था, तो उन्होंने पाया कि जो एशियन अमेरिकन है, यहां पर एशियन अमेरिकन जो वर्ड है, वो जो भारत और पाकिस्तान से जो लोग वहां गए हैं उनके लिए कहा जाता है। जो एशियन अमेरिकन थे, उनका जो आईक्यू लेवल है, वो आईक्यू लेवल वहां के अमेरिकन से ज्यादा। जब इनने पाया कि एशियन अमेरिकन जो हैं वो श्वेत अमेरिकन से भी इनका आईक्यू ज्यादा है, तो ये बात तो वो भी नहीं पचा पाए। ठीक है, तो एक छोटा सर्वे उन्होंने और किया। तो सर्वे में उन्होंने पाया कि जो वहां पे एशियन अमेरिकन थे, ठीक है, वो कौन थे? वो भारत के बुद्धिमान लोगों में से छटे हुए लोग थे। छटे हुए से मतलब ये है कि जो भारत का क्राउड है उसमें से जो सबसे बुद्धिमान लोग थे वही वहां गए थे, ऐसा उन्होंने सेटअप किया। और जाहिर सी बात है, जो लोग काबिल थे वही लोग यहां से गए थे वहां पर, वही लोग सर्विस भी कर रहे थे। तो जब उन्होंने पाया कि भैया यहाँ तो जो है, देखो हमारे अमेरिका में तो क्या है, सभी लोग थे, अच्छे बुरे सब लोगों का आईक्यू लेवल टेस्ट हुआ, तुम्हारे यहां से कौन आया था? वो तो सारे इंटेलिजेंट ही लोग आए थे। तो सभी लोगों ने मिलकर के 2 नियम बनाए इंडियंस के लिए, मतलब 2 उन्होंने क्या बोलते हैं, 2 निष्कर्ष निकाले। अच्छा, वो निष्कर्ष क्या था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, जो उस पूरे रिसर्च के बाद, जो उस पूरे सर्वे के बाद, जो वहां के जो वहां की साइकोलॉजिकल टीम थी जिसने ये पूरा रिसर्च किया, उन्होंने क्या पाया? उन्होंने जो पाया, जो सर्वे में जो उन्हें प्राप्त हुए आंकड़े, उन आंकड़ों के आधार पे जो 2 नियम, जो 2 बातें उन्होंने कही। पहली बात, इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट। भारतीय क्या है? बहुत बुद्धिमान है। ठीक, मतलब विश्व में भारतीयों की एक अलग पहचान है, भारतीय बहुत
बुद्धिमान हैं, कौशलधारी हैं, उनके अंदर कौशल बहुत है, वो बहुत सी चीजें कर सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात, इंडियंस आर वेरी लेजी। इंडियंस आर वेरी लेजी, वो बहुत आलसी हैं, क्योंकि जो लोग वहां पे गए थे वो सारे एक्टिव एंड इंटेलिजेंट लोग थे, और जो वहां नहीं जा पाए वो कैसे थे? उन लोगों ने तो उस कंपटीशन को फेस ही नहीं किया, वो उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं, उन्होंने कभी उसके प्रति अपनी उत्सुकता नहीं दिखाई, इसलिए वो लोग वहां नहीं पहुंच पाए। उन लोगों ने कभी प्रयास ही नहीं किया। तो ये दोनों ही बातें एक दूसरे की पूरक थी वहां पर, जिसने इस नियम का सत्यापन किया। यदि वो मेहनत करते, चूंकि इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, सभी इंडियंस जो है उनके धारणा के अनुसार बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो आलसी थी। ये दो नियम उन्होंने दिए, क्योंकि जिसने जरा सा भी अपना जो है आलस को त्यागा, उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया। तो एक चीज आप सभी ध्यान रखिएगा, इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, हम सब बहुत बुद्धिमान हैं, विश्व स्तर पर इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट। तो जो दूसरी वाली बात है उसे हमें त्यागना है, आलस को त्यागना है और अपनी इंटेलिजेंस को दिखाना है पूरी दुनिया को, और भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो चाहते हैं भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, उस सपने को साकार करने का समय है। तो मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आलस को त्यागिए और अपनी इंटेलिजेंस दिखाइए, विश्व के सामने अपने आप को प्रदर्शित कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।